शो में मूडीज ने पाकिस्तान के माशी आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। इमरान खान हुकूमत ने कर्जों में कितना इजाफा किया, माशी दिवालियापन का असल जिम्मेदार कौन? अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज मुल्क की मईशत किधर जा रही है ये तो अपनी जगह सवाल है, लेकिन बहुत से अहम सवालात इमरान खान के सियासी बयानिए के ऊपर उठना शुरू हो गए। आखिरकार इमरान खान साहब अपनी सियासत से, अपने इस बयानिए से इस मुल्क की मईशत को किधर लेकर जाना चाहते हैं आप? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान की मईशत खड़ी कहाँ है और यहाँ इस नहज पर पहुँची है तो क्यों पहुँची है? मौजूदा हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है मईशत को बहाल करने की? इससे कतई नज़र इमरान खान साहब के हुकूमत में कितने इजाफा कर्जों में हुआ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किस तरह पाकिस्तानी रुपया मुसलसल अपनी कदर खोता रहा, इन सब से कतई नज़र आज इमरान खान साहब के जो बयानात मुसलसल दे रहे हैं और कल का उनका एक इंटरव्यू, और मैं नाज़रीन उस इंटरव्यू को यहाँ पर सुनाना या दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे नज़दीक वो इंटरव्यू जिसके अंदर वो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जिन इम्कानात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। उस इंटरव्यू के फुटेजेस आप देख रहे हैं और इस इंटरव्यू पे मैं सिर्फ आपको एक रिएक्शन दिखाना चाहूँगा। वैसे दो रिएक्शन है, एक तो सियासी रिएक्शन मरियम नवाज साहिबा का है, लेकिन उससे कबल जिस रिएक्शन की अहमियत है, या मैं जिस रिएक्शन को शायद कभी ना दिखाना चाहता, जिस आदमी को शायद मैं सब में ज़्यादा हेट करता हूँ, भारतीय प्रोपेगेंडिस्ट मेजर गौरव आर्या, वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाता है, पाकिस्तान को बदनाम करता है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। उसने एक ट्वीट किया। आज पहली बार मैं बड़ा दुखी दिल के साथ उस ट्वीट के बारे में आपके साथ जिक्र करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब आपके बयान के ऊपर मेजर गौरव आर्या मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। वो कह रहा है कि यह आपका पीएम था जो खुद ही मुल्क को रोज बद्दुआएं देता है। आपके बयान को वो यानी उसका लिंक शेयर करके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो कह रहा है कि आप ऐसा पीएम था हमारा जो मुल्क को, अपने मुल्क को बद्दुआएं देता है। तो ये आपका बयान है और इसको इस तरीके से भारतीय सेलिब्रेट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज उस पर रिएक्शन दिया था, वो भी आपको जरा सुनाते हैं और उसके बाद कुछ और हकायक रखते हैं आपके सामने। माशी रहेंगे, पहले सुनाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने सियासी रिस्पॉन्स पर क्या आया। लेट्स हियर दिस। और उस नाकामी का जो बदला है आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के, अल्लाह ना करे, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आज़ाद कराया था। और ये पाकिस्तान है नाज़रीन, जो 70 साल हर हाल को सरवाइव करता हुआ आगे बढ़ा है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई सियासी जमात, PMLN, पीपल्स पार्टी या MQM, कोई भी जमात नहीं है जिसके टुकड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान है, इसका इंशाअल्लाह कभी कुछ नहीं होना। तो पहली तो ये बात है। और भारत के हवाले से आपने सुना कि इस पे जो आपको रिएक्शन भी हमने देखा है, क्या आया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इमरान खान साहब लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से। वो बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि मईशत जवाल पजीर है और क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है, इसलिए मुल्क दिवालिया हो सकता है। और इसमें मिसाल के तौर पर वो बार बार डॉलर रुपी पैरिटी को कोट करते हैं। वो कहते हैं कि रुपया अपनी कदर खो रहा है।
आपके सामने कुछ हकाइक हम रखना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से माशी दिवालियापन, अगर वैसे तो पाकिस्तान की सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ है, लेकिन अगर माशी दिवालियापन हुआ तो इसका असल जिम्मेदार कौन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि साबका हुकूमतों में सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी इसमें नहीं थी। यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की माशी गवर्नेंस हुई, उसके बाद जो सूरत हाल थी, तो इमरान खान साहब से बहुत सी उम्मीदें थी और इमरान खान साहब ने अपनी टीम और बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया था। उसी टीम का जिक्र उन्होंने जो किया था, जो तकरीबन 4 बार वजारत ख़जाना में वह तब्दीली आई। वज़ीर ख़जाना पहले कहा गया कि असद उमर साहब हैं जो उनके मुल्क के तमाम माशी मसाइल का हल कर देंगे। कुछ ही माह बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब को लाया गया। फिर कुछ माह बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। फिर इस वक्त हमाद अजहर साहब, और उसके बाद जनाब शौकत तरीन साहब फाइनली आए, जो कि फिर जाते जाते ये कहने लगे कि उनकी अपनी हुकूमत का कोई माशी प्लान नहीं था। दिसंबर 30, 2021 के, यानी एंड ऑफ ईयर जो कैलेंडर ईयर था 2021 का, अगर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की आप एक जो डेट बुलेटिन आता है उसको उठाकर देखें तो पाकिस्तान के कर्जे जो थे वो तकरीबन 90 अरब डॉलर थे, जो कि मार्च तक तकरीबन 100 अरब डॉलर तक पहुंच गए। पाकिस्तान के कर्जों में इमरान खान साहब हुकूमत के आखिरी 9 माह में, सिर्फ आखिरी 9 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। ये डेट बुलेटिन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे, इसमें कुछ डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरह किन किन ममालिक से और किन किन सोर्सेज से कर्जा लिया गया। इसमें आपको मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF का 8%, इसके अलावा बायलैटरल कंट्रीज से जो हमने कर्जे लिए, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी या किसी और मुल्क से, चीन से। इसी तरह इसमें सऊदी अरब के सेफ डिपॉजिट, चीन के डिपॉजिट्स, और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स और बॉन्ड्स, यानी यूरो बॉन्ड्स या सुकूक बॉन्ड्स जो हमने जारी किए, उनकी तफसीलात भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब के दौर में मजमूई तौर पर 43 माह में 57 अरब डॉलर के कर्जों का इजाफा हुआ। इसमें से तकरीबन 26 अरब डॉलर की रीपेमेंट्स थी। मजमूई तौर पर तकरीबन 30 अरब डॉलर की नेट बोरोइंग, यानी मजमूई तौर पर जो नेट बोरोइंग थी उसमें 30 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। तो सवाल यह है कि जो पिछला हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की 2018 में खत्म हुई थी PN की, वो अगर 75 अरब डॉलर के कर्जे छोड़कर गई थी, तो इमरान खान साहब ने कुछ ही माह के अंदर, यानी 43 मंथ्स के अंदर, उस कर्जे को बढ़ाकर नेट बोरिंग को वो 100 अरब डॉलर तक ले गए। और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है और कौन इस नहज पर लेकर आ गया कि आज पाकिस्तान अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स के हवाले से परेशानी, दुश्वारियों का शिकार है? किसने इजाफा किया कर्जों में? मैंने इस प्रोग्राम से कबल जब उनकी माशी टीम से बात करना चाहिए, उनका मौक़िफ़ जानना चाहा, तो पता ही चला उन्होंने कहा जी कि जो डेट टू GDP रेशो था वो कम था नून लीग के मुकाबले में, लेकिन वो बेस ईयर को तब्दील करके ये बात कह रहे थे। दूसरी बात, इमरान खान साहब जो माशी दिवालियापन के हवाले से करते हैं वो डॉलर रुपये पैरिटी है। वो बार बार कहते हैं कि डॉलर देखें कहाँ जा रहा है, मुल्क दिवालिया हो सकता है, रुपया गिरे जा रहा है। लेकिन उनके अपने दौर में जब रुपया गिरता था तो वो कहते थे कि उनको टीवी से पता चला है कि रुपए की कदर गिर रही है। और एक नहीं 2 बार रुपया जब शुरू में उनकी हुकूमत आई गिरा। पूछा गया कि आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में ही नहीं कि यह कब गिरा और कैसे गिरा, मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला और मैंने अब कहा है स्टेट बैंक को मुझे बताया करे कि जब रुपए को डिप्रिशिएट कर रहा हूं। लेट्स हियर दिस कि इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पर आकर क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज़ के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। दोनों दफ़ा आपको न्यूज़ से पता चला रुपया गिरा है। आज की न्यूज़ में आपको बताता चलूँ, जिस वक्त ये बयान इमरान खान साहब दे रहे हैं कि मुल्क दिवालियापन का शिकार हो सकता है, उस वक्त चीन से तकरीबन 2.3 अरब डॉलर का जो उनका लोन था उसके हवाले से उसकी रीफाइनेंसिंग के हवाले से मुस्बत खबर आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ देर कबल बताया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी RMB 15 बिलियन डिपॉजिट चाइनीज़ है, जो तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर्स बनता है, उसके हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्री हो चुकी हैं और इसका जो इनफ्लो है वो कुछ ही यानी शॉर्टली हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जिसका यकीनी तौर पर मुस्बत असर पाकिस्तान की मईशत और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बार बार इदारों को कहा जा रहा है कि न्यूट्रल ना हो, इदारों को कहा जा रहा है कि इंटरवीन करें, इलेक्शंस कराएं, और बार बार पाकिस्तान को दिवालियापन या इस तरह जाहिर किया जा रहा है, इसका असर पाकिस्तान की जो रेटिंग एजेंसीज जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क को इवेल्युएट करती हैं उनकी तरफ से भी आना शुरू हो गया है। आज मूडीज की तरफ से पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसका जो आउटलुक है उसको नेगेटिव किया गया, रेटिंग को रख के वहीं पर B3 पर उसके आउटलुक को नेगेटिव किया गया। मूडीज की जानिब से ये कहा गया है कि इसमें जिक्र किया गया पॉलिटिकल और सोशल रिस्क का, कहा गया है कि मूडीज assesses that Pakistan's external vulnerability risk has been amplified by rising inflation, which puts downward pressure on the current account deficit, the currency and already thin foreign exchange reserves.
especially in the context of heightened political and social risk. Pakistan's weak institutions and governance strengths adds uncertainty around the future direction of macroeconomic policy, including whether the country will complete the current IMF program and maintain a credible policy path that supports further financing. तो मूडीज जिक्र कर रहा है पाकिस्तान में बढ़ते हुए सियासी दर्जे हरारत का, सियासी रिस्क का। तो आखिरकार आपके बयानिए से पाकिस्तान पहुंच रहा है क्या आपका मकसद यही है कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं? ये सवाल उठाएंगे नाज़रीन और आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस रेटिंग को नेगेटिव करने के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या इंपैक्ट इसका आएगा, चाइना की जानब से मुस्बत खबर का इंपैक्ट क्या आएगा, और साथ साथ इमरान खान साहब का सियासी बयानिया आखिरकार वो चाहते क्या हैं, इस पर सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। तीन खबरें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली खबर आपको बताया कि $6.64 बिलियन हमारे इंपोर्ट्स जो हैं मई के अंदर कोई फर्क हमें खातिर को आता हुआ नजर नहीं आया, डिस्पाइट ऑल द मेजर्स तकरीबन वही हैं। ट्रेड डेफिसिट के हवाले से कोई ऐसी मुस्बत खबर नहीं है। चीन के हवाले से उनकी जो रीफाइनेंसिंग है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर एग्रीमेंट हो गया है मिफ्ता इस्माइल साहब के ट्वीट के मुताबिक, और मूडीज की तरफ से पाकिस्तान का जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया गया है। रेटिंग को अफर्म किया गया है B3 पर, लेकिन आउटलुक को नेगेटिव कर दिया गया है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जो कि साबिक DG हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट के। जनाब शब्बर जैदी साहब माहिर हैं माशी और टैक्स उमूर प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं पहले खाकान नजीब साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मूडी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इम्पोर्ट से बात भी करें। मूडीज ने रेटिंग को नेगेटिव किया, आपने इसको किस तरह देखा वर यू एक्सपेक्टिंग दिस, और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी खाकान नजीब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो सबके सामने हैं। $10 अरब के रिजर्व्स हैं, $6.5 अरब की इंपोर्ट है, 1.5 महीने का इंपोर्ट कवर नहीं है। ये रिजर्व्स जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स कहलाते हैं, जो कि 12 महीने की जो हमारी ज़रूरियात है उनको निकाल के वो नेगेटिव हैं। सो अगर आप ये चीज़ें सामने रखें, IMF का प्रोग्राम जो है वो डिले हो रहा है फरवरी से। सिंस द लास्ट गवर्नमेंट वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। तकरीबन $5 से $6 अरब FX रिजर्व्स में कमी हुई है। इंपोर्ट्स हमारी जो हैं वो इनइलास्टिक हैं, बिकॉज आपने देखा कि डीवैल्यूएशन भी हुई, कुछ मेजर्स भी लिए, उसके बावजूद भी जो इंपोर्ट बिल है वो चेंज नहीं हुआ। अप्रैल के बाद एक और चीज जो मई का फिगर है, आपने बड़ी अच्छी बात की, बट जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10% कम हो गई हैं मई में कंपेयर टू अप्रैल। So all the turf financing that has gone in, जिसको cheaper financing कहते हैं, हम एक्सपोर्टर्स को $6.5 सेंट की गैस दे रहे हैं जो $23 की खरीद रहे हैं और $6.5 की दे रहे हैं। हम एक एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, इसके बावजूद you have seen a drop. So all in all आपकी एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो हाईली वल्नरेबल है विदाउट द IMF, और ये सारा कुछ बढ़ रहा है ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से, और इस अनसर्टेनिटी से कि गवर्नमेंट ने आया अपनी टर्म पूरी करनी है या आपने एक चेंज देख लेना है। पर इसके साथ साथ जो डिफिकल्टी और आ रही है वो ये है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं बिकॉज ऑफ सब्सिडीज वो इतने बढ़ गए हैं कि जो हमारा मालियाती खसारा है वो 5,000 अरब को इस साल क्रॉस कर जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो ये 8 से 9% ऑफ GDP है। हमने फंड के साथ 6.3% एग्री किया हुआ था। सो एक बड़ी एडजस्टमेंट की यहाँ पे भी जरूरत है। एडजस्टमेंट से मतलब है कि आप नई टैक्सेशन भी देखेंगे, आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कट भी देखेंगे अगले बजट में। सो ये ऑल डिफिकल्टीज जो हैं वो आपके सामने हैं। साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी हमारी जो रेटिंग आउटलुक नेगेटिव हुआ है, इसकी इंप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी डेट लिया हुआ है मल्टीलैटरल या बायलैटरल, उन कंडीशनैलिटीज पर या आगे जो कंडीशनैलिटीज जिन पे हमें लोन लेने हैं या EFF जो प्रोग्राम है उस पर कोई पड़ेगा मुनफी या मुस्बत, या इसका कोई ऐसा असर नहीं है इम्पैक्ट? और इससे पहले भी 2018 में हम हो चुके हैं नेगेटिव।
जी दुरुस्त का आपने 2018 में हुए प्रोग्राम में गए, वी वर ऑल राइट। सो अगेन इससे 10-15 मरतबा पहले भी मैं अभी डेटा देख रहा था कि मूडीज ने हमें नेगेटिव किया था। देखिए इस वक्त ये नेगेटिव होना है ना, इसका कुछ मकसद नहीं है। नेगेटिव होने का मकसद तो तब है कि मैं आपसे अपने आप को क्रेडिट रेट करवाता हूं, उसके बाद मैं एक इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जाता हूं अपना बॉन्ड बेचने के लिए और मैं कहता हूं कि ये मेरी आउटलुक है। पाकिस्तान इज नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू एनी बॉन्ड मार्केट टुडे टिल यू हैव एन IMF ब्लेसिंग टू मूव फॉरवर्ड। सो यस इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, कल मार्केट्स भी इससे इम्पैक्ट होंगी, पर ऑलरेडी पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान की जो बॉन्ड ट्रेड हो रहा है उसकी यील्ड बहुत हाई है। लोकल स्टॉक मार्केट आपके सामने है। रुपी भी ये 3-4 रुपए एडजस्ट हुआ जब आपने एक सही फैसला किया। आप इस वक्त 150 अरब की सब्सिडी रन कर रहे हैं मंथली ऑन पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी टिल 30th of June सेट्रेस पैराबस, अगर आप कुछ चेंज नहीं करते तो ये चीजें आपके सामने। मसला जो है वो सबसे बड़ा है, टेक द टफ डिसीजंस। अगर आप ये फैसले नहीं करेंगे, और इसमें सबको शामिल होना है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मीडिया लीडरशिप हो, हम जैसे लोग जो गवर्नमेंट में रहे हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो। Today is the time to take the tough decisions. Get rid of the untargeted subsidies. टैक्स एक्सपेंडिचर्स को कम करें। शब्बर साहब इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं। शब्बर साहब ने ब्रॉडनिंग की बहुत दफा बात की है। गो इनटू अ हाई ब्रॉडनिंग। एग्रीकल्चर को टैक्स करें। इन द शॉर्ट रन फंड के प्रोग्राम में वापस जाएं, वो आपको तकवीयत देगा इन द शॉर्ट रन। मैं कभी भी फंड का हामी नहीं हूं, मैं इस चीज का हामी हूं कि आप अपने स्ट्रक्चरल फैसले करें, बट टुडे इज द टाइम टू डू द थिंग्स दैट वी नीड टू डू टुडे। वापस जाएं मल्टीलैटरल से, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लें, प्रोग्राम फाइनेंसिंग लें। आपका चाइना का जो पैसे हैं वो पिछले तकरीबन 3 माह से नहीं आए। आई एम सॉरी, यस आई हैव सीन द ट्वीट के यहाँ पैसे आने वाले हैं। ये पैसे आने थे कहीं मार्च में। हम मार्च से ये एक रोल ओवर होना था, 3 बैंकों का रोल ओवर है। अब 3 मंथ डिले आ रहा है। एक क्रेडिट रेटिंग का हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया। यही पैसे पहले आ जाते तो बहुत अच्छा था। अभी भी आई थिंक इसमें हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे और ये बजट को पास कर देगा। ठीक है शब्बर साहब, आप बजट थे रिफॉर्म ओरिएंटेड आना चाहूंगा। शब्बर जैदी साहब, ये तो बताएं शब्बर जैदी साहब कि हम खड़े हुए किधर हैं, माशी तौर पे कहाँ खड़े हुए हैं, और सियासत कितना असरअंदाज हो रही है हमारी माशी सूरत हाल के ऊपर। आज मूडीज भी जिक्र कर रहा है पॉलिटिकल रिस्क का। Where do we stand and what are the political risks, शहबाज ज़ैदी साहब? इससे किस तरह निकलेंगे हम? देखिए सैफान, मेरा ख्याल है हम मुझे आपके दूसरे वाले आपके जो मेहमान की आवाज नहीं आई, तो मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, मगर मैं तो मुझे तो कोई इस अपने नक्ता नजर में कोई डाउट नहीं है। मैंने तो 7-8 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है और ये गोइंग कंसर्न नहीं है, और उस वक्त सब लोग बहुत परेशान और नाराज हो गए थे। आज सब कह रहे हैं, और माशी तौर पे हम कहीं नहीं खड़े। हमारा जिन हालात में आज हम माशी हालात में हैं, इस तरह से रियासतें नहीं चल सकती। हमें अपने चीज़ों को सही करना पड़ेगा। जो भी मैं डिस्कोर्स सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सियासतदानों की, इकोनॉमिक्स की, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको अपने कंधे से बाहर नजर नहीं आता। जब मैंने 6 महीने पहले ये कहा था कि लोकल डेट, फॉरेन डेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो सब चीजें मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रही हैं, जो कोई भी अक्लमंद आदमी देख सकता है, तो वो तो बिल्कुल वाजे है। इसमें मुझे तो कोई परेशानी है। आपने देखा होगा, मैं आप उसके बाद से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल वही हो रहा है जो मैं जो फोर्सी कर रहा था। और मैं आगे फोर्सी क्या कर रहा हूँ वो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को अच्छा लगे, शायद बुरा लगे, मगर मुझे तो बिल्कुल आगे की पिक्चर भी नजर आ रही है। पिछली पिक्चर भी मैंने आपको बताई थी। अब आप मुझसे क्या सवाल करना चाहते हैं, मुझे बता दें। शहबाज साहब, आगे की जो पिक्चर नजर आ रही है, आपने कॉलम में भी जिक्र किया था कि आगे हमारा किस तरह से हमारी जो फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशंस हैं, वहाँ पे किस तरह हमारे इन्फ्लोज आने हैं, तो वो पिक्चर भी अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फिर अब हल क्या है? इमरान खान साहब तो जलसे कर रहे हैं, वो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि वो आए, क्या हल क्या है इस मसले का? जो बातें आप लोग सब जो बातें आप लोग आज सब कर रहे हैं, जो बातें मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं, जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं,
ये सारी बातें तो मैंने 6 महीने पहले कर चुका हूं ना, मैं तो इससे बहुत आगे जा चुका हूं ना। तो ये तो अब मेरे लिए तो इररिलेवेंट है ना, क्योंकि ये बात तो मैंने अब सारा हाल मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ एंकर मुख्तलिफ लोग मेरी बात को दोहरा रहे हैं। तो मेरा सवाल फिर आपसे इस सवाल है कि मुझसे आपका सवाल क्या है, मुझे ये पूछे ना। शहबाज साहब, आपने एक नहीं कई बार आपसे जब हमारी बात हुई आपने कहा कि इलेक्शंस होने चाहिए कभी, क्योंकि ये भी बात आई कि बीच में कोई इंटरिम सेटअप आना चाहिए, वो आके मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे का जो रास्ता नजर आ रहा है वो हम सबके सामने है कि इंतहाई मुश्किल है। क्या मौजूदा हुकूमत हमें निकाल सकती है इस दलदल से, इस मसाइल से? कोई इंटरिम सेटअप होना चाहिए? क्या हमें इलेक्शंस हम अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिस्क का मूडीज भी अपनी रेटिंग में जिक्र कर रहा है। मेरी बात सुनो जी यार, मेरी बात सुनो। तुम्हारा प्रॉब्लम सफान ये है कि तुम बहुत छोटी और बिल्कुल इलेक्शन या नो इलेक्शन या आज इलेक्शन या कल इलेक्शन या परसों इलेक्शन, पाकिस्तान की मईशत को इलेक्शन नॉन इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की मईशत कैंसर से गुजर रही है। वो चाहे आप इलेक्शन से सही, इलेक्शन में कोई भी आ जाए, XYZ कोई आ जाए, कुछ किसी किस्म की गवर्नमेंट आ जाए, ये जो आप इसको डिस्प्रिन एस्पिरिन की गोलियां दे रहे हैं, इससे ये मईशत नहीं चल सकती, इसको गिरना है। तो इसलिए आप इलेक्शन की बात करें, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता इलेक्शन। इलेक्शन होगा, एक और गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई किसी के पास 50 सीटें होंगी, किसी के पास 7 सीटें होंगी, 90 होंगी, कोई हो सकता है किसी के पास 2/3 आ जाए, 2/3 आके वो सही कर लेगा। क्या आपको 2/3 किसी के पास आ नहीं सकती शहबाज साहब, 2/3 किसी के पास नहीं आ सकती। ये सलाहियत आपको नजर आ रही है कि ये हो जाएगा, तो ये बातें क्यों कर रहे हैं? 2/3 किसी के पास आ नहीं सकती। इस पे मेरा टाइम जाए नहीं। अच्छा, लेकिन मौजूदा हुकूमत में भी शहबाज अली साहब, आपके मौजूदा हुकूमत में भी, और अभी आप साबका प्रोग्राम में हमारे साथ है, आपने कहा था कि इलेक्शंस हो जाएं तो शायद बेहतर हो जाए हालात, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कुछ इकदाम किए इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। उन्होंने उसका हजम भी बताया कि इसका इतना इंपैक्ट पड़ेगा। इस महीने का जो इंपोर्ट आया है वो भी $6.64 बिलियन आया। प्रोग्राम में दे दिया था ना, ठीक है। तो इंपोर्ट्स में इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा शहबाज? ये एस्पिरिन डिस्प्रिन है ना, मैं कहा ना आपको, ये एस्पिरिन डिस्प्रिन वाली बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह नहीं चल सकता। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। मैं पहली बात आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, आप फिर नहीं बोलना चाहेंगे। पहले मैंने कहा था कि बिजली की कंजम्पशन में कमी करें और बाजारों को 6 बजे शाम को बंद करें। आपने तो नहीं उठाया ना उस पिकअप पॉइंट को, ना किसी गवर्नमेंट को समझ आ रही है। तो अगर आप लोगों के क्या शुतुरमुर्ग वाली, लेकिन शहबाज साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली शहबाज साहब देखें, आपने ये भी कहा था कि इसका इम्पैक्ट, ये जो एस्पिरिन डिस्प्रिन है, एस्पिरिन डिस्प्रिन का इम्पैक्ट जो है, एस्पिरिन डिस्प्रिन का इम्पैक्ट आपने कहा था कि $600 मिलियन तक पड़ेगा। बल्कि आपने ये कहा था कि इसका एस्पिरिन डिस्प्रिन का जो इम्पैक्ट है इम्पोर्ट्स पे पड़ेगा, कुछ ना कुछ एस्पिरिन डिस्प्रिन जो भी दी जा रही है इम्पोर्ट्स को कर्व करने के लिए, इसका कोई माइन्यूट या माइनर इंपैक्ट तो आएगा ना शहबाज अली साहब? कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया। $6.64 बिलियन पे इंपोर्ट खड़े हैं अभी भी। पड़ेगा, वो इररिलेवेंट है ना। मैं यही तो आवाज कर रहा हूं। जो आप इकदाम कर रहे हैं, ये इकदाम पाकिस्तान की मईशत को सही करने के लिए बेकार हैं। ये बहुत एस्पिरिन डिस्प्रिन है। हाँ ठीक है, 1-2 दिन अच्छा दिन गुजर जाएंगे, 2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, मगर जब आपकी स्ट्रक्चर बेसिक इशू खत्म हो चुका है तो आप क्यों उसके ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है। सही, ठीक है शहबाज। अच्छा खाकान साहब, मैं आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आना चाहूंगा जी। खाकान अजीब शहबाज साहब इजाजत दें तो खाकान अजीब साहब आपसे भी हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक है नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद आते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कहां पर खड़ी हुई है। मूडीज की आज आउटलुक नेगेटिव हुआ है, इसके साथ ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए हैं, साथ साथ चाइना के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब ने खबर दी है। इन तमाम सूरत हाल का सियासी सूरत हाल से क्या इस वक्त रिश्ता है, और साथ साथ इमरान खान साहब जो बयानियां बना रहे हैं इसका मईशत पर क्या नुकसान है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन कुछ अहम तरीन सवालात इमरान खान साहब जो बयानियां बना रहे हैं और सियासी लिहाज से शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हैं, बतौर तेज़ा निगार इस प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब, आज अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, पाकिस्तान दिवालियापन, एक माह में पाकिस्तान किस तरह दिवालियापन तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल हवाले से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
पाकिस्तान को इस नहज पर लाने में खुद इमरान खान साहब की कारकर्दगी और उनकी हुकूमत का कितना किरदार था? शेख वकास अकरम साहब। देखिए, बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया है कि वो डॉलर की बात कर रहे हैं और मईशत की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब से तो सवाल हम इसलिए इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो हुकूमतें हैं, इन सब ने बड़े शौक से, बड़ी हिम्मत से और बड़े जोर से हुकूमत छीनी है, उन्हें किक आउट किया है, उन्हें वोट आउट किया है, उनके खिलाफ अदालतों में गए, अदालतों से फैसले लिए, रात को अदालतें खुली, उसके बाद वो वहां पे आ गए। तो अब जो हुकूमत शौक से ली जाए ना, उस हुकूमत का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर वो जो तौक है वो भी अपने गले में डालने पड़ते हैं। तो खान साहब को तो आपने खुद मौका दिया कि जो कमजोरियां उनके रिजीम की वजह से या जो उनके पिछले 3-3.5 साल दौर की पॉलिसीज की वजह से जिस नहज पे ये मुल्क पहुंचा, उसका क्रेडिट नून लीग ने बड़ी मेहनत से लिया है। तो इसलिए हम इमरान खान साहब को क्या कहें, जिन्होंने बड़ी क्रेडिट से, मेहनत से क्रेडिट लिया है। सवाल तो उनसे पूछना है कि आपको कौन से अल्लामा और हकीम ने कहा था कि पॉलिसियां खान साहब की कमजोर थी, डिसीजन वो नहीं ले सके, गवर्नेंस उनकी ठीक नहीं थी, मगर आप कितने बड़े सियासी अल्लामा है कि आपने जबरदस्ती वो सारी की सारी जो नालायकियां है और वो कमजोरी है और उसके नताइज अपने गले डाल ली। तो ऑब्वियसली जो आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, एक्सीडेंट का सवाल उससे किया जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि एक्सीडेंट से पहले कौन सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इन्होंने तो सारा बोझ उनकी कारकर्दगी का ले लिया। शेख वकास अकरम साहब, ये फरमाएगा कि अब जब बोझ ले लिया और आप इमरान खान साहब जो बयानियां आज बना रहे हैं, जो मुसलसल पहले अमरीकी साजिश से अब न्यूट्रल और एस्टैब्लिशमेंट और इस तरफ आता जा रहा है, आपको लगता है कि इससे सियासत का, मुल्क का, मईशत का कोई फायदा है या मजीद माशी दलदल जो है उसमें हम धंसते चले जाएंगे? कारकर्दगी नून लीग और पीडीएम की होगी, लेकिन ये बयानिया भी और नुकसान पहुंचाएगा मुल्क को। वकास साहब, देखिए, ये जो बयानिया है ना, जो अमेरिका वाला बयानिया है, इस अमेरिका वाले बयानिए ने और हम गुलाम नहीं है और अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की, इसका सियासी फायदा तो इमरान खान साहब ने उठाया है ना। एक हुकूमत जो पिछले 3.5 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही थी जी। आप देखेंगे इस बयानिए की वजह से उनको बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़े 31-33 जलसे उन्होंने किए। वो इनका जो डेड वर्कर था वो जाग उठा। सियासी तौर पे इमरान खान को उस बयानिए का जरूर फायदा हुआ है, कोई माने या ना माने। अब उस बयानिए का मुल्क को क्या फायदा है? तो वो फायदा सिर्फ खान साहब की पार्टी को है, मुल्क को उसका कोई फायदा नहीं है। उस बयानिए से मईशत बेहतर नहीं हो सकती, उस बयानिए से को मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। वो बयानिया एक पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया है, वो सच्चा है या झूठा है इस बहस में ना जाएं। बात इतनी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है उसने उस बयानिए को सच तस्लीम कर लिया है, तो उसमें तो उनका हो गया फायदा। अब जो हुकूमत की आप बात कर रहे हैं या मुल्क के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्क का मुस्तकबिल एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेबल सिस्टम से ही बेहतर हो सकता है। देखिए, मईशत के जो इस वक्त हालात हैं वो चाहे इमरान खान के पिछले 3 साल की पॉलिसीज की वजह से है या पिछलों की जो है वो 3 टेन्योर जो है, चाहे नून लीग के थे, चाहे पीपल्स पार्टी के थे, चाहे उनकी वजह से, वो किसी की वजह से नहीं है। अगर इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम में, इस वक्त लोग सड़कों पे रहेंगे, हुकूमत IMF के पीछे भागती रहेगी और तेल बढ़ाती रहेगी और बिजली आज आपको पता है 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ गई है। इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो ये स्टेबिलिटी अगर सिस्टम नहीं दिखा सकेगा तो मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मसाइल में ही हम घिरे रहेंगे, मुसीबतों में घिरे रहेंगे। शेख साहब, ये स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? शेख वकास साहब, बयानिए बिक जाते हैं। ये स्टेबिलिटी कौन और किस तरह लेकर आएगा? ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी और कौन लेकर आएगा? देखिए, स्टेबिलिटी के लिए तो पहले सबसे पहली बात यह है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनको मुजाहरा करना पड़ेगा मैच्योरिटी का। इनको आपस में ये जो लड़ाई बढ़ाई है ये खत्म करनी पड़ेगी, जो जिसकी मुझे तवक्को नहीं है। वैसे इन सारी पार्टियों से मुझे मैच्योरिटी की कोई तवक्को नहीं है। मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे ये दोनों पार्टियां अदालतों की तरफ देख रही हैं। कोई एक जलसे में अदालत को पुकार रहा है, कोई दूसरा जलसे में अदालतों के लिए पुकार रहा है, अदालतों से सालसियां मांग रहे हैं, अदालतों से मुल्क के सिस्टम को ठीक करने की तवक्को रख के बैठे हैं। ये अदालत ने इंसाफ करना है, कानून के मुताबिक एक दायरे में रह के करना है। वो ये सालसियां और ये इस किस्म की मामलात नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही एस्टैब्लिशमेंट से हेल्प लेती रही हैं और माजी में
किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी वक्त में ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आई है। तो एक वक्त ऐसा आएगा अगर ये ठीक